हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ, जिसमें आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। छठवां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें हम पढ़े थे रेखा और कोण के बारे में, कुछ त्रिभुज के बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस सिंगल ओंगल है जो भी उतना ही बस। ठीक है, यहाँ पर हमको त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है जिसका, ठीक है, इस चैप्टर का, और चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। अध्याय है आपका 7वां। पहले लिखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको छठवां चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे अध्याय 7 त्रिभुज। अध्याय 7 हमको देखना है, जिसका नाम क्या है? त्रिभुज है। देखिए, त्रिभुज में हम इसमें त्रिभुज किसको कहते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। ये पिछले क्लासों में सब बताया गया होगा आपको कि त्रिभुज कहते किसे हैं। ठीक है, अगर जैसे कि एक त्रिभुज हम बनाते हैं इस तरह से, ये मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, सी है, तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन तीन रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक ए बी, बी सी, ए सी क्या है? रेखा ही है ना, रेखा खंड भी कह सकते हैं इसको। तो उसको बंद आकृति को, और तीन रेखाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए, त्रिभुज में तीन कोने होंगे, एक दो तीन, तीन कोण भी होंगे, तीन शीर्ष भी होंगे। ठीक है, तो आप इतना है, शीर्ष मतलब ऊपर वाला, उसी को शीर्ष बोलते हैं, कोने। अब आगे देखिए, इतना आपको पता चला कि तीन, अगर एक त्रिभुज है तो उसमें तीन कोने, तीन शीर्ष और तीन कोण हो बनेगा। इसमें त्रिभुज नाम ही है त्रिभुज, यानी कि तीन भुजा। ठीक है, इसमें हम आज का टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं, क्या है? देखिए, त्रिभुजों त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या देखना है? त्रिभुजों के सर्वांग समता। ठीक है, इतना हमको आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। जितना, देखिए, ज्यादा टाइम तक हम कराएंगे नहीं इसको, 20 या 25 मिनट में जितना हम बता सकेंगे करेंगे। फिर उसके बाद नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जितना लेक्चर इसका बन जाए। ठीक है, देखिए, सर्वांग समता का मतलब क्या है, उसका चिन्ह। पहले तो चिन्ह देखिए कैसे इसको दर्शाते हैं सर्वांग समता को। जैसे कि देखिए, इसको हम दर्शाते हैं सर्वांग समता को। इसी तरह से अगर एक और बना दिया जाए, ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए पी क्यू आर बना दिया जाए। मान लीजिए एंगल सेम है, भुजा भी सेम है, सब बराबर है, दिख नहीं रहा बराबर, लेकिन मान लीजिए बराबर है। जो बराबर है, दिख रहा है बराबर है, बराबर भी है और सर्वांग सम भी है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। देखिए, हम किस तरह से हम बोल सकते हैं कि सर्वांग सम है दोनों, उस पर भी तो हमको पता होना चाहिए ना। देखिए, एक क्या है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटी है कुछ, मतलब कि यही नियम है, इसी से कर लो जो भी समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 5, ये तो सब बराबर ही है ना, तो कुछ आगे बड़ा छोटा बनाते हैं इसी को। मान देखिए, अलग अलग करते हैं। ये दो त्रिभुज हो गए। ठीक है, इसको हम या फिर इस तरह से न बनाकर इस पर 90 डिग्री बना दो। यहाँ पर ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है,
ये आपका 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, या फिर इसको ही मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, और इसको जो भी सब 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए यहां से जब आपको पता चला कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पहली कसौटी क्या है कि ये पहली एक भुजा साइड को बराबर देखकर देख लीजिए कि दोनों त्रिभुज में साइड इक्वल है या नहीं, उसको देख लेंगे। देखिए तो मान लीजिए कि पी क्यू आर ए बी सी है, तो हम देख सकते हैं कि पी क्यू बराबर है बी सी के, पी क्यू बराबर है बी सी के, ठीक है। यहां से एंगल भी देखेंगे। देखिए यह जो एंगल है हम कह सकते हैं किस एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल आर बराबर एंगल सी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए एक साइड बराबर हुआ, एक एंगल बराबर की है, और एक देखिए एंगल बराबर हुआ ना, एक और साइड बराबर कर लीजिए, किसी भी साइड को ले लीजिए। इसी देखिए किसी को कम बेसी ले लेंगे तो मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, यानी कि देखिए क्यू बार बराबर होगा ए बी के, ठीक है। यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम इसको कह सकते हैं कि पी क्यू आर, जो त्रिभुज है पी क्यू आर, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी के। क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम होगा, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। यही आपका ये पहला कसौटी है जिसमें हमको ये दिया है कि पहला कसौटी भी बोल सकते हैं, और अभिगृहित है 7.1, उसका ही ये इसको बोल सकते हैं कि हम सिद्ध कर दे उसी को। इसमें क्या बोला अभिगृहित 7.1 में कि साइड एंगल साइड, देखिए यस ए यस लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, हम एंगल साइड एंगल भी कर सकते हैं, दो एंगल बराबर करके एक साइड बराबर कर लीजिए तभी सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभिगृहित तो यही है, अभिगृहित जो भी है बोला कि साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम दो, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है, जैसे अभी यहाँ किए हैं, ठीक है। यही मान लीजिए कि लिख लीजिए अभिगृहित 7.1, इसके नीचे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम में हम मतलब कि उसकी तरह दिखना चाहिए, जैसे कि अगर ये बड़ा बॉक्स है, ठीक है, ये मान लीजिए छोटा बॉक्स है, लेकिन क्या दिख उसी की तरह रहा है, बराबर नहीं है, दिख रहा है, मतलब कि उसकी भुजाएं अलग अलग है लेकिन दिख उसी की तरह रहा है। जब उसको उस तरह से दिख रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि सर्वांगसम है, बराबर नहीं है लेकिन सर्वांगसम है, ठीक है। जैसे कि एक बॉक्स तो समझ में आ गया आपको कि मतलब कि अगर ये बॉक्स है, एक बड़ा है एक छोटा है, दिख रहा है सेम सेम, तो सर्वांगसम होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, ठीक है। आगे हम देखिए बढ़ेंगे उदाहरण की तरफ। उदाहरण हम पहला करते हैं इसका, ठीक है। अब अध्याय 7 का पहला उदाहरण करेंगे। इतना आपको जितना समझाए ना उतना आपको समझ में आ गया। देखिए और तो थोड़ा बहुत अब अध्याय 6 में देखे ही होंगे जो हम बताए हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देखिए, वहां पढ़िए, ठीक है। सर्वांगसम में देखिए बराबर भुजाएं बराबर नहीं भी हो सकती हैं, एंगल बराबर हो सकता है, एक साइड बराबर कर लीजिए, दो एंगल बराबर कर सकते हैं, ठीक है। और सारे यहाँ पर हम करेंगे, देखेंगे आगे क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं बढ़ेंगे, आराम से चलते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण, उदाहरण पहला है, बोला है कि एक आकृति है, पहले हम आकृति ही बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां से
देखिए यही आकृति है, और आकृति कौन सी है? 7.8 आकृति है, 7.8। वहां पर आप अगर किताब लिए होंगे तो किताब में देख सकते हैं कि आकृति क्या है। ठीक है, देखिए लिखेंगे आकृति 7.8 में ओ ए बराबर है ओ बी, ओ ए बराबर है ओ बी, और ओ डी बराबर है ओ सी है। दर्शाइए कि पहला हमको क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ सी, और दूसरा क्या हमको दर्शाना है कि ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, देखिए हमको क्या दर्शाना है कि ए डी समांतर है बी सी की, यानी कि ये जो है यह इसके समांतर है। ठीक है, आकृति आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी। देखिए पहले हम क्या लिखते हैं कि देखिए लिखेंगे, इसमें पहला नंबर करते हैं हल, इसको लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में क्या देखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी में क्या देखेंगे कि ओ सी, देखिए ओ सी बराबर है ओ डी के, या फिर डी ओ बराबर है सी ओ के, यही लिखेंगे ना। देखिए लिखेंगे क्या कि ओ डी बराबर है ओ सी के, ओ डी बराबर है ओ सी के, और ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ ए बराबर है ओ बी के। यहाँ पर ये इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, समझिएगा बात को। इतना देखिए ये दिया, ये तो क्या है, ये दिया है, ये क्या है, ये तो दिया गया है, दिया है। ठीक है, जो दिया है तो लिखेंगे ना दिया है, क्योंकि ये बोला है कि दोनों बराबर है, मतलब आकृति में यहाँ भी लिखा है। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे कि कोण, कोण क्या लेंगे, कोण ए ओ डी, कौन सा कोण, ए ओ डी, कोण ए ओ डी, और या फिर हम लिख सकते हैं कि बराबर है कोण बी ओ सी के, किसके अनुसार, किसके अनुसार, यह इसके बराबर होगा किसके अनुसार, तो यह होगा शीर्षाभिमुख के कोण के अनुसार। क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ये किसके अनुसार होगा, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ तो ये तो हो गया बराबर। ठीक है, हम दो साइड बराबर किए, एक एंगल बराबर कर लिए। हम अभी इसके अभिगृहित में यही पढ़े ही भी हैं कि अगर एक एंगल बराबर कर लीजिए, एक एंगल और दो साइड बराबर कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका सर्वांगसम। हम लास्ट में लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के, किसके अनुसार, साइड एंगल साइड से। क्या होगा, साइड एंगल, लास्ट में इसको लिखना पड़ेगा कि साइड एंगल साइड के अनुसार, या साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम के अनुसार। इतना हम लिखेंगे सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दूसरा नंबर बोला कि ए डी समांतर है, क्या ए डी समांतर है बी सी के। कैसे समांतर, देखिए यहां पर क्या है कि देखिए बी ओ डी कोण, ओ देखिए कहा गया, ओ ए डी यह वाला कोण, ठीक है, किसके बराबर है, ओ बी सी के, यह कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा करते हैं। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके दूसरा वाला इसका दूसरा करते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ अटेगा नहीं ना। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना, तो इरेज करते हैं इसको। देखिए यहाँ से हम दूसरा करेंगे, इसका एडी समांतर है बी सी के, तो लिखेंगे कि सर्वांग सर्वांग सम, देखिए सर्वांग सम त्रिभुजों, सर्वांगसम त्रिभुजों, त्रिभुज क्या है आपका, कि त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, अरे मैं क्यों लिखूंगा, ये आपका सर्वांगसम त्रिभुज है। ये आपका जब सर्वांगसम हो है तो अन्य जो संगत भाग भी हैं वो भी बराबर होंगे। जब ये सर्वांगसम है ना, तो जो अन्य आपके जो संगत भाग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे क्या होंगे, अंतः, अतः क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण ओ ए डी बराबर होगा कोण ओ बी सी के। अभी हम लिखे हैं इसको, ठीक है। रेखाएं ए डी जो है, ए डी और बी सी क्या क्या हो जाएगी, एकांतः कोण, एकांतः कोण का क्या है, एक युग्म है, एकांतः कोण का एक युग्म बनाता है, ठीक है। देखिए ये वाला देखेंगे ना, तो एकांतः युग्म, एकांतः कोण बन रहा है, ये इधर है, तो जो आपकी यहां से ए डी और बी सी रेखाएं हैं वह एकांतर कोण युग्म बनाती हैं। जब ये दोनों एकांतर कोण युग्म बनाती हैं तो हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः ए डी समांतर होगा बी सी के, ये हम लास्ट में इसको इससे लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला उदाहरण, इतना आपको समझ में आ गया होगा सर्वांगसम। देखिए जो भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका हल तुरंत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पहला उदाहरण होगा, हम अगला उदाहरण लिख कर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगला उदाहरण है जो दूसरा लिख लिए, बोला है कि ये भी एक रेखा खंड है, आकृति पहले से दिया नहीं, उसको देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा मान लीजिए कि ये ए और बी एक रेखा खंड है, और है, और रे क्या लिखा है, और रेखा यल इन इसका लंब समद्विभाजक है। मान लीजिए कोई एक रेखा है जिसको आधा आधा इसको करता है, ज्यादा हो गया हो तो देख लीजिएगा, ये बी है, ठीक है। ये यल क्या है, रेखा है। यदि यल पर स्थित बिंदु कोई पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई एक पी बिंदु है, ठीक है, पी बिंदु है, ए से यहां तक क्या है, समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित है, ठीक है, क्या है, समान दूरी पर स्थित है। इस तरह से आपका त्रिभुज बनेगा। यहां पर आप मान लीजिए कि सी है, ए बी सी। इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए हम क्या लिखेंगे, दिया है लिख सकते हैं, दिया है, हल करेंगे इसको तो देखिए दिया क्या है, दिया मत लिखिए ना, सीधा करते हैं। यल लंब है ए बी पर, यल क्या है, लंब है ए बी पर। देखिए यल जब लंब है ए बी पर तो ए बी, देखिए ये यल लंब है ए बी पर, तो ए बी पर कटने वाला बिंदु सी है, यानी कि यह हो गया। इतना आप लिख सकते हैं,
ये हुआ मध्य बिंदु सी है, या फिर ए बी पर कटने वाला जो ए बी का मध्य बिंदु होगा वो सी होगा, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, क्या करेंगे, लिखा था कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए पी बराबर होगा बी पी के, ए पी बराबर होगा बी पी के। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए त्रिभुज इसमें कौन कौन बना है, ए सी पी बोल सकते हैं या फिर ए पी सी बोल सकते हैं। एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए लिखेंगे त्रिभुज पी सी ए और त्रिभुज पी सी बी। पी सी ए और पी सी बी एक त्रिभुज है, तो हमको क्या करना है कि इन पर ही विचार करना है। क्या विचार करनी है देखते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए इसको सर्वांग सम ही प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, यहां से हम लिखेंगे कि आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज इतने 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 में ए सी बराबर होगा बी सी के, किसके अनुसार, जो सी बिंदु है ए बी को आधा कर रही है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए यहां लिख सकते हैं कि सी बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ए सी बराबर होगा बी सी की। ठीक है, त्रिभुज उसी में है। आगे देखिए और क्या बराबर है, यहां से ए पी बराबर है बी सी के, लिखेंगे ये भी लिख लीजिए कि कोण पी सी ए बराबर होगा कोण पी सी बी के, किसके अनुसार, ए बना है 90 डिग्री। यहाँ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना है ना। देखिए ये इसके बराबर में से 90 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। देखिए इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए और क्या है कि पी सी बराबर है पी सी के, या फिर पी सी क्या है, पी सी दोनों में है तो उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में तो क्या है, उभयनिष्ठ। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। पीसी और पीसी दोनों त्रिभुजों में ना, पीसीबी और पीसीए दोनों त्रिभुजों में पीसी पीसी, तो क्या है, उभयनिष्ठ है। जब दोनों में रहेगा तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं लास्ट में, देखिए एक भुजा एक एंगल एक भुजा, तो हम लास्ट में यहां पर आप लिखिएगा कि त्रिभुज पीसीए सर्वांगसम होगा त्रिभुज पीसी बी के, किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार। किसके अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, और आगे जो है एक प्रमेय है, प्रमेय के अनुसार ही अगला उदाहरण है। ठीक है, तो अगले वीडियो में करेंगे, एक प्रमेय है उसके अनुसार जो उदाहरण उसको कर लेंगे और चालू करेंगे प्रश्नावली 7.1 का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना था। अगर आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर मैथ से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे अगर साइंस का अभिक्रिया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखना चाहते हैं तो जाइए, वहां शॉर्ट वीडियो 3 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको लॉन्ग वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।